हेलो बच्चों, कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक है और इसके लिए मैं आप सभी को कक्षा 10 की मैथ्स के जो फार्मूले हैं सभी प्रश्नावली 1 से लेके प्रश्नावली 13 तक जो कंप्लीट फार्मूले हैं उन सभी का एक बार अपन रिवाइज करेंगे और इन सबको याद करना अति आवश्यक है, क्योंकि कक्षा 10 की जो बोर्ड परीक्षा है उस बोर्ड परीक्षा के अंदर कम से कम 15 से 20 अंक के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, लघुत्तरात्मक है और निबंधात्मक प्रश्न है, उन सभी मिलाकर के फार्मूले से आप कम से कम 20 से 25 नंबर तक अर्जित कर सकते हैं। तो इसीलिए इन फार्मूलों को बहुत ही अच्छी तरीके से, गहन तरीके से याद करना अति आवश्यक है। तो अपन प्रश्नावली 1 से शुरू करेंगे आज और सभी फार्मूलों को रिवाइज करेंगे। प्रश्नावली 1 से। प्रश्नावली 1 आपको पता है, प्रश्नावली 1 में अपन परमेय संख्याएं पढ़ते हैं। परमेय संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड, एलसीएम, एचसीएफ ये ज्ञात कराया जाता है। तो इसमें इस प्रश्नावली में केवल एक ही फार्मूला है। अगर एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिए हुए हैं अपने को और दो संख्याओं में से अगर एक संख्या दी हुई है तो अपन वो दूसरी संख्या मालूम कर सकते हैं, या दो संख्याएं दी हुई है उसका एलसीएम दिया हुआ है, इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। तो उनमें से अपन एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, नहीं दिया और दोनों संख्याएं दी है, एक एचसीएफ दिया हुआ मान लो, तो अपन एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। इसका फार्मूला है प्रथम संख्या को गुणा करेंगे द्वितीय संख्या से और ये बराबर होगी एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो यहां पे टोटल मिला के चार चीजें हैं, प्रथम संख्या, द्वितीय संख्या, एलसीएम और एचसीएफ। अगर इसमें से अपने को कोई भी तीन चीज वो परीक्षा में देगा और चौथी चीज अपने से मालूम करवाएगा। एक उदाहरण लेते हैं अपन छोटा सा, जैसे मान लो एलसीएम $95 और 203 या 202 ले लेते हैं का एलसीएम मान लो अपने को दिया हुआ है 5080। मान लो ये अपने को दिया हुआ है और कह दिया कि एचसीएफ ज्ञात करो। तो इसके लिए अपन इस फार्मूला का यूज करेंगे। इस फार्मूले में रखेंगे, अपने पास में दोनों संख्याएं हैं, 95 को गुणा करेंगे 202 से और इसका एलसीएम है 5080। तो एचसीएफ क्या आएगा, एक समीकरण का रूप ले लिया है, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो अपने पास में एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ बराबर 95 × 202 बटे 5080। मैंने एक ऐसे ही जनरल उदाहरण लिया है आपको समझाने के लिए, ये सटीक नहीं है, इसका जो एलसीएम है ये निश्चित है नहीं अभी, मैंने केवल आपको समझाने के लिए उदाहरण लिया कि किस प्रकार से अपन याद करेंगे। तो इसको डिवाइड करके जो भी आएगा वो मान एचसीएफ आ जाएगा। ये केवल एक उदाहरण है, ये इसका सटीक एलसीएम मैंने निकाला नहीं है, मैंने ऐसे ही ये संख्याएं लिखी और एक की संख्या लिखी है। दूसरी प्रश्नावली बहुपद। बहुपद में दो फार्मूले हैं,
प्रथम फार्मूला जो है वो है शून्यकों के योगफल और शून्यकों को गुणनफल में संबंध ज्ञात करना। सबसे पहले अपने को एक बहुपद दिया रहता है, बहुपद के शून्यक अपन ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के बाद में शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल, इनके संबंध की सत्यता के जांच के लिए दो फॉर्मूले हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ये योगफल के लिए है, और दूसरा है अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। बहुपद जैसा कि अपन जानते हैं, बहुपद का सामान्य रूप, बहुपद का सामान्य रूप बहुपद का सामान्य रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्मेट में अगर हो तो अपन इसको बहुपद जो है उसके संबंध की सत्यता के मालूम करने के लिए ज्ञात करते हैं। यहाँ पे अल्फा कोमा बीटा शून्यक है, अल्फा बीटा जो शून्यक है तो अल्फा बीटा का योग करेंगे और सामने जो सामान्य बहुपद का रूप है उसमें से ए बी सी यहाँ से अपन प्राप्त करेंगे और इस फार्मूले में रख के अगर इसका मान अल्फा प्लस बीटा जो शून्य के इनका योग बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए के, तो संबंध योगफल पर सत्य होगा। इसी प्रकार से अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, वो बराबर होगा सी अपॉन ए के। तो सी का मान यहाँ से लेंगे और ए का मान यहाँ से लेके इसमें रख देंगे। अगर दोनों तरफ बराबर आएंगे, दोनों पक्ष बराबर है, तो अपन संबंध सत्य होगा गुणनफल पर। प्रश्नावली 3, प्रश्नावली जो 3 है वो दो चर के रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण, दो चर के रैखिक समीकरण से क्या आशय है कि उसमें दो चर होते हैं x और y, नाम अलग भी हो सकता है, a और b भी कह सकते हैं, तो दो चर होंगे उसमें। और रैखिक समीकरण का मतलब उसकी घात 1 होती है, बहुपद की घात 1 है तो वह रैखिक समीकरण कहलाती है। इस प्रश्नावली में सबसे पहले अपने को 3 प्रकार की समीकरणों के जो रूप है वो देखने को मिलेंगे। समीकरण किस प्रकार की है, समीकरण का एक अद्वितीय हल आता है कि नहीं आता है, समीकरण क्या कोई भी हल आता है या नहीं आता है, या समीकरण के अनेक हल है, समीकरण में x और y जो चर है उनके मान प्राप्त होते हैं या नहीं होते हैं। तो देखो 3 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 से पहले अपन एक बार जान लें कि अपने को 2 समीकरण देंगे इसमें। समीकरण पहली होगी a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0। दूसरी समीकरण होगी, ये समीकरण नंबर 1 होगी। इसी प्रकार से दूसरी समीकरण होगी a2x प्लस b2y प्लस c, ये 1 होगा, ये 2 होगा, बराबर 0। ये होगी समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से 2 समीकरण इस प्रश्नावली में अपने को मिलेगी। दोनों समीकरण में से अपने को फिर मालूम करेंगे कि समीकरण, दोनों समीकरणों से x और y का मान निकाला जा सकता है एक, या इसका आंसर आएगा या नहीं आएगा, या इस समीकरण से x और y के अनेक हल होंगे। इसके लिए अपने पास भी 3 स्थितियां हैं। स्थिति नंबर 1, स्थिति 1 जो है उसमें होगा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये कंडीशन प्राप्त होती है, समीकरण 1 से a1, समीकरण 2 से a2 और 1 से b1 अपॉन b2, अगर ये आपस में बराबर नहीं है तो इसको अपन कहेंगे प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब जब अपन इन समीकरण का ग्राफ बनाएंगे
तो ग्राफ में जो सीधी लाइनें आती है, रैखिक समीकरणों में सीधी लाइन आती है समीकरण की, तो दोनों समीकरण एक दूसरे को ऐसे काटती है। जिस इस पॉइंट पे काटती है वही उसका आंसर होता है। एक्स अक्ष पर एक्स का मान आ जाएगा और वाई अक्ष पर वाई का मान आ जाएगा और एक निश्चित मान आएगा, अद्वितीय हल होगा। तो अपन लिखेंगे अद्वितीय हल। अद्वितीय हल प्राप्त होता है। स्थिति नंबर 2 में देखिए, स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर जो 2 है, इसमें अपने को a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल होंगे c1/c2 के। तो इसको कहेंगे संपाती। संपत्ति से आशय होता है कि जब समीकरण का ग्राफ बनाएंगे तो एक जो लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन आएगी वापस, और अनेक हल मिलेंगे अपने को प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक बिंदु पर। जैसे मान लो ये एक यहाँ पे लाइन प्राप्त हुई समीकरण नंबर 1 की, और दूसरी समीकरण की जो रेखा है वो भी अपने को इसी के ऊपर प्राप्त होगी। तो प्रत्येक स्थान पर एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई अनेक हल अपने को प्राप्त होंगे। यहां पर अपन लिखेंगे अनेक हल, यानी कि दूसरी स्थिति में अगर सभी मान a1/a2 इक्वल b1/a2 इक्वल c1/c2 होंगे तो अनेक हल प्राप्त होंगे। तीसरी स्थिति, स्थिति थर्ड में देखिए, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल होगा और c1/c2 के इक्वल नहीं होगा तो समांतर, यानी कि दोनों समीकरणों का ग्राफ बनाने पर दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल चलेगी, समांतर चलेगी, और जब तक ये समांतर चलेगी तो कोई भी आंसर नहीं आएगा। एक्स और वाई अगर कटेंगे नहीं कहीं भी तो कोई उत्तर नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे? कोई हल नहीं। तो इसमें ये 3 स्थितियां बनती है। बोर्ड का जो प्रश्न पत्र आता है उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में इस प्रकार से कम 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो वस्तुनिष्ठ में 1 प्रश्न मिलेगा और 1 प्रश्न आपको रिक्त स्थान में मिल सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों स्थितियों में अपने को जानकारी होनी चाहिए। कुछ रिक्त स्थानों में पूछा जाता है 2 समीकरण देके कि ये संगत है या असंगत है। तो मान लो कोई हल मिलता है या अनेक हल मिलते हैं तो अपन संगत लिखते हैं, तो अपने को जांच करनी पड़ती है। इससे जांचा जाता है कि वास्तव में इससे प्रतिच्छेदी है या संपाती है, तो हो जाएगा संगत। और मान लो समांतर है तो कोई हल नहीं आएगा। इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आती है प्रश्नावली 4। प्रश्नावली जो 4 है वो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मूल द्विघात समीकरण का मूल रूप, मतलब ये कैसी दिखती है? द्विघात समीकरण अपने को किस प्रकार की दिखनी चाहिए? परीक्षा में अपन ये भी पूछा जाता है, कई बार प्रश्न आता है छोटे क्वेश्चनों में
रिक्त स्थान में आ सकता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, लघुत्तरात्मक में, अति लघुत्तरात्मक में आ सकता है कि द्विघात समीकरण का मूल रूप बताइए। तो जो अपन ने बहुपद का रूप पढ़ा यही रूप होता है, बस इसके आगे बराबर में शून्य लगा देते हैं। तो a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये होता है द्विघात समीकरण का मूल रूप। इस रूप में और तो द्विघात समीकरण कहलाती है। प्रश्नावली जो 4.1 है उसमें कुछ क्वेश्चन है जिसमें अपने को जैसे मान लो इस प्रकार से दिया रहेगा x माइनस 1 x प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 1 x प्लस 2, और अपने को कह सकते हैं कि आप बताइए कि द्विघात समीकरण है, तो यह इस रूप में नहीं है, तो अपन कैसे कहेंगे? सबसे पहले अपने को इसको हल करना पड़ेगा। हल करने के बाद में अपन इस रूप में लाने की कोशिश करेंगे, इस फॉर्मेट में लाके देखेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और x है। अगर ये होता है तो ये द्विघात समीकरण है, नहीं तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब द्विघात समीकरण का सामान्य रूप के बाद में अपने को इसके मूल ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। मूलों की प्रकृति किस प्रकार की है, ये जो मूल होते हैं ये इसको हल करने पर मूलांक निकलते हैं, वो मूल की प्रकृति क्या है, इसके लिए अपने पास में फिर से 3 कंडीशन है इस प्रश्नावली में। और इससे पहले जो मूल ज्ञात करेंगे उससे पहले विविक्तकार नाम का एक फॉर्मूला होता है। विविक्तकार बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको विविक्तकार बोला जाता है द्विघात समीकरण का। और इसके आधार पर ही अपन मूलों की प्रकृति बताते हैं कि मूल किस प्रकार के होंगे। तो देखिए कंडीशन नंबर में, स्थिति 1 में बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बड़ा है 0 से, अगर ये 0 से बड़ा आ जाता है, इसको सोल्व करते हैं अपन। यहाँ पे कुछ न कुछ अंक लिखे होंगे, वो अंक अपन यहाँ डालेंगे, इसको सोल्व करेंगे। अगर वो जो संख्या आती है वो 0 से बड़ी होती है तो मूल आपके मूल वास्तविक होंगे। मूल होंगे वास्तविक और भिन्न भिन्न। मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। अपने यहाँ पे इसको हल करेंगे तो x का जो भी मान आएगा वो 2 मान प्राप्त होते हैं अपने को, तो वो दोनों मान भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। दूसरे कंडीशन में अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल है 0 के, अगर इसको हल करने पर 0 के इक्वल आ जाता है तो भी मूल वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक से आशय है कि वह एक वास्तविक संख्या होगी, काल्पनिक संख्या नहीं होगी। और जैसे इसमें मूल भिन्न भिन्न थे, लेकिन इसमें मूल क्या होंगे? समान। x के जो मान आएंगे दोनों समान होंगे, जैसे कि 1 1 4 4 -3 इस प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं। तीसरी कंडीशन में विविक्तकार बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि छोटा है 0 से, इसको सोल्व करने पर अगर 0 से छोटी संख्या आती है, माइनस में संख्या आती है, तो मूल काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे और इसको अपने को आगे क्वेश्चन को सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से भी ये छोटे क्वेश्चन जो अपने एबेसेड वाले क्वेश्चन है वो उसमें से, या मान लो 1 नंबर में रिक्त स्थान में इसमें से पूछा जाता है, क्वेश्चन डाल देंगे। क्वेश्चन डालने के बाद में आपको पूछा जाता है कि बताइए इसके मूल वास्तविक है या नहीं है, या मूल वास्तविक है तो मूल समान है या मूल भिन्न भिन्न है। तो आपको इसको चेक करना पड़ेगा। चेक करने के बाद में जो भी यहाँ पे संख्या आती है, अगर वो 0 से बड़ी है तो मूल भिन्न भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे, और अगर इसको सोल्व करने पर 0 आता है तो मूल वास्तविक हो जाएंगे और समान हो जाएंगे। और अगर मान लो माइनस में संख्या आ रही है इसको सोल्व करने पे तो मूल काल्पनिक होंगे।
अब इसको चेक करने के बाद में प्रश्न पूछा जाता है कि इसको सोल्व करिए, आप x का मान निकालिए। इसके लिए वैसे तो जो सामान्य प्रक्रिया है उसमें अपन इसके टुकड़े करके त्रिपद गुणनखंड से इसको हल कर सकते हैं, लेकिन आजकल एक द्विघाती सूत्र है, उस द्विघाती सूत्र में द्विघाती फार्मूले में अपन मान रख के भी अपन सोल्व कर सकते हैं। तो द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि द्विघाती सूत्र को लिखिए। तो x का मान आएगा इससे, x बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि अपन ने यहाँ चेक किया था, तो अपने को यही पता चल जाएगा इसमें क्या आएगा। तो इसको वापस जब क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे तो उस समय वापस सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपन यहाँ पे सोल्व कर चुके हैं। यहाँ से उठाकर यहाँ पे मान रख देंगे और वापस अपने को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, दोबारा नहीं करना पड़ेगा। और इसके नीचे होगा 2a। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है द्विघाती सूत्र का। इससे अगर मान लो कोई काल्पनिक संख्या होती है जिसका मान लो ये कंडीशन आ गई, तो भी अपन इस फार्मूले में रख करके इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये आपको याद करना है द्विघाती सूत्र। इसके बाद में इस प्रश्नावली में यही फार्मूले हैं और ये आपको रटने हैं अच्छी तरह से। इसके बाद में प्रश्नावली 5, प्रश्नावली जो 5 है वो है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, अब समांतर श्रेणी क्या होती है? एक ऐसी श्रृंखला जिसमें समान अंतर हो, प्रत्येक पद का जो डिफरेंस है वो बराबर हो। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। समांतर श्रेणी को एपी से दर्शाते हैं शॉर्ट रूप में। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसको एपी लिखेंगे अपन। और एक मैं सामान्य श्रृंखला बना रहा हूं। सबसे पहले तो जैसे A1, A2, A3, A4, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे AN। ये एक सामान्य रूप है समांतर श्रेणी का। तो इसमें क्या होता है, इसमें से इसको माइनस करें तो यहाँ पे बराबर आना चाहिए, यहाँ से माइनस करें तो भी बराबर होना चाहिए। यानी कि ये जो डिफरेंस है ये कहलाता है D, जिसको अपन बोलते हैं सार्व अंतर। मैं इधर लिख देता हूं आपके, सार्व अंतर, और इसको दर्शाते हैं D से। और इसका मान किसके बराबर होगा? A2 माइनस A1 के बराबर होगा, या किसके बराबर होगा? A3 माइनस A2 के बराबर होगा, या किसके बराबर होगा? A4 माइनस A3 के बराबर होगा, या किसके बराबर होगा? AN माइनस AN माइनस 1 के बराबर होगा। यानी कि ये n है, इससे पहले वाला पद, n में से एक कम कर देंगे तो n से पहले वाला पद आ जाएगा, AN माइनस 1 के बराबर होगा। इसको अपन बोलते हैं सार्वंतर। अब ये जो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी में अपने को कहते हैं कि भाई मान लो 2000 पद है या 5000 पद है, तो अपन जोड़ के थोड़ी निकालेंगे। इसके लिए एक फार्मूला है AN, मतलब nवां पद। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D। देखिए AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये जो फार्मूला है ये होता है समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने के लिए। कोई भी समांतर श्रेणी है उसमें n पद, n यानी कि कोई संख्या कि 2000, 1500, लाख, 2 लाख, कुछ भी हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है। तो वो nवां पद ज्ञात करने के लिए अपने को ये फॉर्मूला काम में लेना है। यहाँ पे देखिए इसमें क्या क्या मतलब है। an का मतलब क्या होता है? nवां पद। a का क्या मतलब है यहाँ पे? प्रथम पद। समांतर श्रेणी जो है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, ये जैसे यहाँ पे समांतर श्रेणी का मैंने सामान्य रूप लिखा है, इसका प्रथम पद क्या है? A1। इसके बाद में n होती है पदों की संख्या।
पदों की संख्या। और इसके बाद में डी जो मैंने ऊपर लिखा ही है पहले ही, सार्वअंतर। सार्वअंतर से ऐसे है कि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में प्रत्येक कहीं भी दो पद चेक कर लो आप, सभी जगह समान अंतर होगा। यहाँ चेक करो, यहाँ चेक करो, यहाँ चेक करो, यहाँ इससे पहले वाले पद के बीच में चेक करो, अंतर हमेशा बराबर होगा, जब भी वो समांतर श्रेणी कहलाएगी अगर अंतर बराबर होगा तो। अगर सभी पदों के बीच में अंतर बराबर नहीं है, मान लो समांतर श्रेणी के कोई दो पदों के बीच में अंतर अलग है और बाकी में सभी जगह समान है, तो भी वह समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो इस फार्मूले की मदद से अपन समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। मान लो nवां पद दिया हुआ हो, कहते हैं कि भाई जैसे मान लो 67वां पद है, कोई समांतर श्रेणी है और उसमें 67वां जो पद है वो 2025 है, वो अपने को दिया गया है। अंतर दे दिया अपने को सार्वअंतर, जैसे मान लो सार्वअंतर दे दिया 7, और मान लो पदों की संख्या अपने को दे दी 25 और कह दिया कि प्रथम पद निकालो। तो अपन आराम से इस फॉर्मूले में सभी मान, जो इसका मान दिया हुआ है यहाँ लिख देंगे, इसका मान लिख देंगे और इसका मान दिया हुआ लिख देंगे, आराम से ज्ञात कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण लेता हूँ और इसके माध्यम से आपको इस फार्मूले का उपयोग बताता हूँ। देखिए मैं एक समांतर श्रेणी बना रहा हूँ, AP 3, 7, 11, 15, ये एक समांतर श्रेणी है। और इसमें अपने को कह दिया, जैसे मान लो कि 24वां पद ज्ञात करो। इस समांतर श्रेणी का 24वां पद अपने को ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अपने को पूछा 24वां पद, मतलब n का मान 24 है, तो पदों की संख्या वो 24 है, तो 24 लिख देंगे यहाँ पे, a24 बराबर। अब इसमें पहला पद कौन सा है, देखो समांतर श्रेणी 3 से शुरू होती है, तो यहाँ 3 लिख देंगे, और n पदों की संख्या अपने को पता ही है 24 है, ये 24 माइनस 1, और d सार्वअंतर कैसे निकालते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था। सार्वअंतर d बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1, कहीं भी निकाल सकते हैं आप, तो निकालिए कितना है, a2 कितना है 7 और a1 है 3, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 4, d है अपना 4, फार्मूले में रख देंगे अपन 4। a24 यानी कि 24वां पद कितना आएगा, 3 प्लस 24 में से एक गया तो 23, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, a24 बराबर 3 प्लस इसको इससे करो, 24 चौक होते हैं 92, और इसको जोड़ देंगे अपन 95। यानी कि जो अपन ने समांतर श्रेणी का एक उदाहरण लिया था, उस समांतर श्रेणी को अपन ने हल किया तो 24वां पद कितना आया, 95। इसमें से अपन और मान लो इसके और उदाहरण लें, और मान लो इसकी जगह अपन मान लो डी निकालना चाहिए। अब जैसे मान लो यही फार्मूला है, यही अपने पास में सवाल है, इसी सवाल में मान लो कहते हैं कि डी सॉल्व करो, मान लो डी दिया नहीं है, डी तो वैसे इसे पता चल जाता है, लेकिन मान लो अपने को दिया नहीं है, केवल इसमें से अपने को दे दिया कि प्रथम पद ए का मान दे दिया 3, इसी में से ये जो ऊपर दिया है इसी का ही उदाहरण है ये, वापस ए का मान दे दिया 3, और 24वां पद, पदों की संख्या कितनी है 24, और जो 24वां पद कितना आया है, 824 कितना आया है 95, और कह दिया कि डी का मान बताइए। तो यही फार्मूला वापस यूज करना है, बस ये 3 चीजें रखनी है फार्मूले में। फार्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें मान रख देंगे an, 24वां पद कितना है, 24वां पद 95 है, यह लिख दिया अपन ने, a का मान कितना है 3 है, लिख दिया, n का मान 24वां पद है तो 24 लिख देंगे यहाँ पे माइनस 1, और d अपने को मालूम करना है तो d लिख देंगे।
95 बराबर 3 प्लस इसमें से 1 गया तो 23, तो आ जाएगा 23D। एक समीकरण है। 3 जो संख्या है, संख्या को अपन इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 95 इधर जाएगा तो चेंज हो जाएगा। 95 में से 3 गया तो इधर भेज देंगे, माइनस का हो जाएगा। इधर बचा अपने पास में 23D। इसमें जाएगा तो आ जाएगा 92 और यहाँ पे बचा है अपने पास में 23D। एक समीकरण है। समीकरण में दो ही चीज़ें होती है, दो तरह की, कि एक तो जो चर है उसके मल्टीप्लाई में कोई संख्या होगी या उसके प्लस या माइनस में होगी। तो चर के जो मल्टीप्लाई में संख्या है वो जाती है डिवाइड में दूसरे पक्ष में, और प्लस या माइनस में जो संख्या होती है वो दूसरे पक्ष में जाने पर उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो डी का मान यहाँ पे आ जाएगा 92/23 और अपन इससे डिवाइड करेंगे आ जाएगा 4, 23 चौक 92। इस प्रकार से अपन इस फार्मूले का यूज करके इन चारों में से कोई भी अपने को मालूम कर सकते हैं। प्रथम पद मालूम कर सकते हैं, एनवां पद मालूम कर सकते हैं, एन पदों की संख्या मालूम कर सकते हैं, और डी का मान सार्वंतर भी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी प्रश्नावली में एक दूसरा फार्मूला है। जैसे मान लो समांतर श्रेणी दे दी, एन पद दे दिए, जैसे मान लो 25 पद दे दिए, 25 पदों का योग करिए, सवाल आ गया। तो अब इसके लिए एक अलग फार्मूला है, इसका फार्मूला नंबर 2। दूसरा फार्मूला है Sn बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू टी। ये फार्मूला लगा करके अपन आसानी से किसी भी जो समांतर श्रेणी है AP है उसके पदों का योग कर सकते हैं। अपने को बोले कि भाई 15 पदों का योग करो, 50 पदों का योग करो, 2000 पदों का योग करो, तो अपन 2000 पदों का योग जोड़ने थोड़ी बैठेंगे। उसके लिए अपने को फॉर्मूला चाहिए, और वो फॉर्मूला है Sn। Sn का मतलब n पदों का योग। जैसे यहाँ लिख दिया 75 पदों का योग, तो S 75 पदों का योग, और इसमें अपन मान रख देंगे। इसमें जो इधर जो चीज़ें हैं वो ऊपर जो सूत्र में आई है इससे पहले वाले फार्मूले में, इसमें वही है सारी। n पदों की संख्या है, a का मतलब प्रथम पद है, n पदों की संख्या, और d का मतलब सार्वंतर। जैसे मान लो यही अपन ऊपर वाला उदाहरण लेते हैं और इसी में से ही 24 पदों का अपन योग करके देखते हैं कि 24 पदों का योग क्या होगा। तो ये ऊपर वाला उदाहरण ले रहे, इसी में से मैं वापस लिखता हूँ। a का मान तो है 3, n का मान है 24 और d का मान यहाँ पे है 4, और मैं देखता हूँ 24 पदों का योग करके कितना आता है। देखिए S24, n का मान है 24, 24/2, यहाँ पे 24 इसकी जगह लिख दिया 24, इसके नीचे 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई a का मान कितना है, a का मान है 3, प्लस है तो प्लस लगाइए, कोष्टक n का मतलब पदों की संख्या कितनी है 24, -1 और d यानी कि सार्वंतर 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर दो, यहाँ पे ये आ जाएगा 12, इसको इससे गुणा करो, 3 दूनी 6 प्लस 24 में से 1 गया तो 23 को गुणा कर देंगे 4 से, और पहले इसको हल करेंगे। पहले गुणा को हल करते हैं, 6 प्लस 23 चौक 92, 12, इसमें 6 जोड़ देंगे 92 और 6 98, 98 को 12 से गुणा करेंगे और अपने को पता चल जाएगा कि 24 पदों का योग कितना होगा। गुणा करते हैं इसको, 12 टे 96, ये 6 हासिल के 9, 12 उनकी 108, 108 और 9 117, तो आ गया अपना 1196। मतलब यानी कि 24 पदों को इस श्रृंखला के हिसाब से जोड़ें तो इन सभी पदों की संख्या जो जोड़ है वो टोटल आएगी 1196। देखिए आप इसको उतारिए, कंप्लीट करिए।
तो ओके बच्चों, आज अपन ने प्रश्नावली 5 तक के सभी फार्मूले देख लिए हैं। आप कल इनको पक्के याद करना है अपने को अच्छी तरह से कंठस्थ। आप रफ कॉपी साथ में रखो, जब भी आप पढ़ने बैठो ना तो रफ कॉपी अनिवार्य रखो और इनको लिखो, बार बार लिखो। जितना आप लिखोगे उतना ही आपको अभ्यास होगा और याद होगा।